नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत का वो एक्शन प्लान जिसकी एक पूरी इनसाइड स्टोरी जिससे कि पूरा पाकिस्तान और चीन घबराया हुआ होगा, ये भी आपको बताऊंगा। साथ में बुलेट प्रूफ में मुनीर और बंकर में जरदारी क्यों छिपे हुए हैं, इसको लेकर के भी बात होगी। और साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पहाड़ों से आई वो रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा, जिसको कहीं भी छुट्टियों पर निकलने से पहले आपके लिए देखना जरूरी है। और आखिर में आपको दिखाएंगे मोदी का वो डिफेंस प्लान जिससे चीन और पाकिस्तान सख्ते में आ गया है। लेकिन शुरुआत बिग अपडेट के साथ। उन्नाव केस में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दे दी थी। अगले आदेश तक कुलदीप सेंगर को जेल में ही रहना होगा। अरावली केस में अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र से कई तकनीकी सवालों पर जवाब मांगा है और 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगाई। अदालत ने हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का भी प्रस्ताव रखा है। साथ ही अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और उसके संरक्षण को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी और अब उस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में आरोपी एंजल चकमा पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी नेपाल भाग गया है। यूपी के रामपुर में खौफनाक सड़क हादसा हुआ। लकड़ी के बुरादे से भरा एक ट्रक बोलेरो पर पलट गया। हादसे में बोलेरो चालक की मौत हो गई। चौराहे पर ड्राइवर बोलेरो को मोड़ने लगा और ट्रक सामने की तरफ से आ रहा था। अचानक बोलेरो के सामने आने की वजह से ट्रक जो है वो डिवाइडर से टकरा गया और डिवाइडर तोड़ते हुए बोलेरो के ऊपर पलट गया। अमेरिका के न्यू जर्सी में हवा में 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। हवा में हुई इस टक्कर से एक पायलट की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर तेज रफ्तार से घूमता हुआ नजर आ रहा है और फिर जमीन पर आकर गिरकर तबाह हो जाता है। मैक्सिको में एक ट्रेन के पटरी से उतरने की घटना सामने आई है, जिसके बाद ट्रेन का इंजन पलट गया। कई बोगियां भी पलट गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए हैं। ट्रेन मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले एक नए रूट पर चल रही थी। ट्रेन में 250 लोग सवार थे, जिसमें 9 क्रू मेंबर शामिल थे। टाइगर रिजर्व रणथंभौर में 2 बाघिन के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। सवाई माधोपुर में के टाइगर रिजर्व में बाघिन रिद्धि और बेटी मीरा के बीच जंग का वीडियो सामने आया है। आपसी टकराव में मां बेटी दोनों ही घायल हो गई हैं। इस टेरिटोरियल जंग के बाद वन विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर है और बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बिजलपुर इलाके में सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम ट्रेजर टाउन से बिजलपुर तक सड़क को चौड़ा कर रही है, लेकिन यहां पर लोगों के अवैध निर्माण पर की वजह से इसमें दिक्कत आ रही थी, जिस पर कि आज एक्शन लिया गया। सोने की कीमत में आज काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सुबह सोने की कीमत 1,38,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थी। हालांकि इसके बाद सोना 1175 रुपए गिरकर 1,36,000 पर बंद हुआ और उसके आसपास बंद हुआ। और इस साल सोना 60,619 और चांदी 1,49,423 रुपए महंगी हो चुकी है। दुनिया के कई देश जहां आबादी विस्फोट से परेशान हैं, वहीं इटली के गांव में 30 साल बाद किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वहां जमकर जश्न मनाया गया। खास बात यह है कि बच्चे के जन्म होने के बाद से गांव की कुल आबादी अब जो बढ़कर वो 20 हो गई है और इटली के इस गांव में इंसानों से ज्यादा बिल्लियां रहती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के खत्म हुए महीनों बीत गए, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने में जो डर का माहौल है वो किस कदर बरकरार है, क्लियर कट में आज आपको सबसे पहले उसकी 2 तस्वीरें दिखाता हूं। और ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आज के पाकिस्तान का एकदम सटीक चेहरा है। पहली तस्वीर आसिम मुनीर की है, पाकिस्तान का CDF यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज,
वैसे सीडीएफ क्या, उसे आप पाकिस्तान का तानाशाही कह लीजिए, जो वैसे तो पाकिस्तानियों के सामने गजब की डींगे हाँकता रहता है, लेकिन हकीकत में कितना डरपोक है कि अपने फौजियों के सामने भी बुलेट प्रूफ और उसके शील्ड के पीछे रहता है। और क्यों रहता है, इसकी पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल दूसरी तस्वीर देखिए, और जो दूसरा शख्स है उसका नाम आसिफ अली जरदारी है। वैसे तो इसकी पहचान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के शौहर के तौर पर है और पाकिस्तान में मिस्टर 10% के तौर पर इसकी पहचान रही है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति के ओहदे पर है। तो जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान जमाने भर के सामने झूठ बोलता रहा, उसकी पोल उसी पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने खोल दी है। जरदारी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत की मिसाइलें पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर रही थी, तब उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें बंकर में छिप जाने को कह रहे थे। भारत की ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का खौफ इस कदर था, सोचिए कि वहां का राष्ट्रपति भी अपनी सुरक्षा को लेकर, या उसके लोग जो थे वो राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर, वहां अफरा तफरी का माहौल था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे हमले कितने सटीक और जोरदार रहे होंगे कि राष्ट्रपति को भी छिपने की नौबत आ गई थी। हालांकि जरदारी शेखी बघारते हुए जरूर कहते हैं कि उन्होंने जाने से मना कर दिया बंकर में, लेकिन सोचिए कि जिन मिसाइलों की मार से पाकिस्तान इस कदर कांप गया था, उसके हुक्मरान अब चाहे तो जितनी शेखी बघार लें, लेकिन सच अब सामने आ चुका है और यही बात पाकिस्तानी अवाम भी कह रही है। तो असल में अफगानिस्तान के लोग भी पाकिस्तान की हकीकत अच्छी तरह समझते हैं और हकीकत इतनी ही नहीं है कि जरदारी कह रहे हैं कि उनको बंकर में छिपने की नौबत आ गई थी और उनके लोग उन्हें बंकर में ले जाना चाहते थे। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भी पहली बार माना है कि ब्रह्मोस मिसाइल और ड्रोन्स ने पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचा दी थी। तो हमने आपको ये तो दिखाया कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर से कैसे डरे हुए थे। अब आपको पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर का डर भी दिखाते हैं। अगर कोई फौज का चीफ अपने जवानों और अधिकारियों के सामने भी बुलेट प्रूफ जैकेट में रहे, बुलेट प्रूफ शील्ड के पीछे छिपकर बात करे, तो आप इसे क्या कहेंगे? जरा इन तस्वीरों को देखिए जो आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें मुनीर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर मीटिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो हुआ यूं कि 24 दिसंबर को मुनीर ने रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना की 273वीं कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान वो अपनी फौज के सामने, मुनीर का जो वीडियो सामने आया है, वो उसमें दिख रहा है कि वो इतना डरा हुआ है कि वो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठा हुआ दिखता है। लोग हैरान हैं कि सेना के मुख्यालय के भीतर अपने सेना अधिकारियों के बीच आखिर मुनीर को किसका डर सता रहा है। जब आर्मी हेडक्वार्टर के भीतर मुनीर की यह हालत है, तो बाहर कैसी होगी इसका अंदाजा भी आप लगाइए। और पाकिस्तान में तो ऐसी तमाम तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मुनीर वर्दी के नीचे भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर निकलता है बाहर, और इस तरह की तमाम तस्वीरें वहां वायरल हो रही है। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि मुनीर सोता भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर है। तो आसिम मुनीर आखिर इतने डरे हुए क्यों हैं कि वो अपने सेनाधिकारियों के बीच में बुलेट प्रूफ जैकेट में, बुलेट प्रूफ शील्ड के पीछे दिखाई देते हैं? तो इसके पीछे बहुत सारी वजह बताई जा रही है और उसमें से एक नाम जो आ रहा है वो आदिल राजा का आ रहा है। आदिल राजा को आतंकी घोषित किया गया है और राजा पाकिस्तानी सेना से रिटायर्ड मेजर है और अब उसको एक तरीके से देश से बाहर निकाल दिया गया है। सरकार के फैसले पर आदिल राजा ने कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है और ऐसा कहा जा रहा है कि मुनीर को एक डर सता रहा है कि बदले की कार्रवाई के तहत आदिल राजा उसको निशाना बना सकता है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स तो मुनीर के बुलेट प्रूफ जैकेट के पीछे ब्रिटेन में हाल में हुए जो एक प्रदर्शन है उससे भी इसे जोड़ रहे हैं। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था और इस प्रदर्शन से जो सामने वीडियो आया था उसमें एक महिला कथित तौर पर आसिम मुनीर पहले जो वहां के तानाशाह जिया उल हक हैं, तो जैसी उनकी स्थिति हुई थी, जो हाल उनका हुआ था, उसी तरीके से आसिम मुनीर का भी हाल होने की बात कह रही है। और कहा जा रहा है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद से आसिम मुनीर इतना डर गया है कि वो जहां भी जाता है वो पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ की सुरक्षा के घेरे में होता है। तो अब आपको हम बताते हैं कि ये तो जो पाकिस्तान में ऑपरेशन
सिंदूर के बाद जिस तरह का डर का माहौल है, वहां के हुक्मरान जैसे घबराए हुए हैं, हमने आपको उसकी तस्वीरें दिखाई। अब आपको हम दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार का वो फैसला जिससे कि पाकिस्तान में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। तो सिंधु जल संधि के बाद भारत ने पाकिस्तान को एक और झटका दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेट सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसको मंजूरी देकर, और इससे पहले सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी इसी नदी पर बनाने को मंजूरी दी गई थी, और उसके बाद अब दुलहस्ती प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद पाकिस्तान में कई तरह की बातें हो रही है, और पाकिस्तान के बहुत सारे अधिकारी तो और बहुत सारे नेता तो अभी से बिलबिलाने लगे। पाकिस्तान की सांसद और पूर्व मंत्री शेरी रहमान, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया और उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुस्तान की तरफ से ये हालांकि एक क्लियर मैसेज दिया जा चुका है कि अपने संसाधनों पर उसका पूरा हक है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए उसे पाकिस्तान से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन शेरी रहमान ये कह रही हैं कि भारत जिस तरीके से सिंधु जल समझौते का उल्लंघन कर रहा है, ये पाकिस्तान और भारत दोनों के हित में नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कि पहाड़ों से वो जो हमारे पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है, वो छुट्टियों पर जाने वाले लोगों के लिए देखना कितना जरूरी है। और अगर आप भी पहाड़ में न्यू ईयर सेलिब्रेशन का प्लान बना रहे हैं तो निकलने से पहले इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। तो कड़ाके की ठंड में नए साल के जश्न के लिए पहाड़ सैलानियों के लिए सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक टूरिस्ट स्पॉट में ऐसे ही भीड़ दिखाई दे रही है जैसे गर्मियों का मौसम हो। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहाड़ों में पहुंचने की मारामारी ऐसी है कि हिमाचल में जगह जगह रास्ते जाम हो रहे हैं, सड़कों में ट्रैफिक रेंग रहा है। इंतजाम से लेकर मौसम की तमाम परेशानियां हैं, और ऐसे में अगर आप भी कश्मीर से लेकर हिमाचल या उत्तराखंड में नया साल सेलिब्रेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्लियर कट की ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। आपको जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की तस्वीर दिखाता हूं, जो इन दिनों कश्मीर की सबसे ठंडी जगह है, और भारी बर्फबारी के कारण यहां टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया है। -5.8 डिग्री टेम्परेचर है, और जिधर देखा जाए वहां बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। इसके बावजूद सैलानी कैसे सोनमर्ग में जुट रहे हैं, वो तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में वहां आ रहे हैं। एक कश्मीर चिल्लई कला का टाइम है, यानी वो 40 दिन जो सबसे ठंडे होते हैं, ये बेहद एहतियात बरतने का समय होता है। खुद कश्मीर के लोग इस दौरान बहुत संभल कर रहते हैं, लेकिन न्यू ईयर के जश्न के लिए यहां सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सोनमर्ग में स्लेजिंग से लेकर स्नो बाइकिंग तक कई सारे ऐसे विंटर स्पोर्ट्स शुरू हो चुके हैं, और माइनस में टेम्परेचर होने के बावजूद वहां सैलानी बहुत जोश में दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता साहिल सुहेल की एक रिपोर्ट देखिए। ताज़ा बर्फबारी के बाद कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। हम इस समय सोनमर्ग में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको ये खूबसूरत तस्वीरें दिखाएंगे, जहां और जिस तरफ भी आप कैमरा घुमाते हैं आपको बर्फ से ढकी हुई ये पहाड़ियां, ये जंगल और ये खुले मैदान नजर आएंगे। खचाखच पर्यटकों से भरा पड़ा है सोनमर्ग, क्योंकि नए साल का जश्न होने वाला है। आप देखिए, सिक्योरिटी, स्नो बाइकिंग का ज़माना है, घोड़े सवारी कर रहे हैं पर्यटक, और जहां भी आप देखेंगे पर्यटक इस जगह पर मौजूद हैं। और ये पहली बार हो रहा है कि इस तरीके में से और इतनी संख्या में जो पर्यटक है वो कश्मीर नए साल के जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं। आप गुलमर्ग की बात करेंगे, पहलगाम की बात करेंगे और अब ये सोनमर्ग की बात करेंगे, तो तमाम तीनों डेस्टिनेशंस जो है कश्मीर घाटी की सोल्ड आउट बताई जा रही है। कहाँ से आप आए हैं और यहाँ पहुँच कैसा लगा? इस बार आपने नया वर्ष यहाँ मनाने के लिए की प्लानिंग क्यों की? मैं राजस्थान श्री गंगानगर से हूँ और मैं हर साल वैसे आता रहता हूँ, लेकिन इस साल स्पेशली हमें कश्मीर को चुना। नया साल यहाँ सेलिब्रेट करना है और लोगों को संदेश देना है कि यहाँ आप आइए और इस
मौसम का मजा लीजिए। कश्मीर में बिल्कुल शांति है, नो प्रॉब्लम। आप खुले दिमाग से आइए, खुले दिल से आइए। और आप भी कश्मीर आती रहती है? हाँ जी, आती रहती हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ की वादियाँ जो है, इसमें एक अजीब सा सुकून है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और इस बार फिर से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन हसीन वादियों के अंदर अपना न्यू ईयर यहाँ पे सेलिब्रेट करूँ और अपने नए साल की शुरुआत करूँ। और आप पहली बार आपने एक्सपीरियंस किया है कि इससे पहले? नहीं, पहले भी किया है, बट यहाँ पे अभी अच्छा लगा। पूरी फैमिली के साथ आए हैं हम। तो सोनमर्ग के अलावा गुलमर्ग, श्रीनगर से लेकर पहलगाम तक सैलानियों का हर जगह इसी तरीके से बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। पहलगाम की आतंकी वारदात के बाद कश्मीर में टूरिज्म को जो झटका लगा था, कश्मीर में मोदी सरकार के सुरक्षा इंतजाम पर पूरा भरोसा भी है। एंटी सैबोटाज चेकिंग, व्हीकल चेकिंग, फ्रिस्किंग और पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और संवेदनशील इलाकों में इंटेंसिफाइड चेकिंग, टनल्स और रोड्स पर मॉनिटरिंग की जा रही है। पर्यटकों की सेफ्टी के लिए स्पेशल टीमें तैनात की गई है। शिमला, मनाली में पर्यटकों की बहुत बड़ी संख्या के कारण होटलों में जो ऑक्यूपेंसी है वो 100% से कब की पार हो चुकी है। यानी कि अगर आप अभी अगर रिजर्वेशन के पहले से रिजर्वेशन लिए बगैर पहुंचेंगे तो वहां आपको होटल मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। नववर्ष के आगाज के लिए देवभूमि हिमाचल में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको दिखा देती हूँ, इस वक्त मैं चौगी बैरियल के बिल्कुल ठीक सामने हूँ और आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर गाड़ियों की लाइन आपको दिखा देती हूँ। लगातार ये देखिए, आप जहाँ तक आपकी नजर जाएगी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। और ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये शिमला की ओर जा रही हैं। और आपको ये भी बता देती हूँ, यहाँ पर चेकिंग यहाँ पे बाकायदा की जा रही है। एक्स्ट्रा पुलिस को डिप्लॉय किया गया है, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो है एक्स्ट्रा पुलिस यहाँ पे डिप्लॉय की गई है। और आप ये नेशनल हाईवे के हाल आप देख लिए, लगातार जो है यहाँ जहां तक कई किलोमीटर तक गाड़ियां ही गाड़ियां आपको नजर आएंगी। और आप देख सकते हैं किस तरह जो है पर्यटकों में खासा उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर भारी संख्या में पर्यटक जो है हिमाचल का रुख कर रहे हैं। कैसा लग रहा है हिमाचल में आके? आपका नाम? उत्सव खेड़िया। कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से, मुंबई से। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है मौसम। कहाँ घूमेंगे? यहाँ तो भी देखेंगे, शिमला पहुँचने के बाद कहाँ जाएंगे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर क्या प्लान्स हैं? शांति से बैठना है वाइफ और बच्ची के साथ। अच्छा, ओके। तो और भी प्लान हैं आपके? कहाँ कहाँ घूमेंगे? शिमला और बाकी जो हिल स्टेशंस हैं? शिमला इज द लास्ट डेस्टिनेशन। यहाँ से चंडीगढ़, वहाँ से बैक। देखिए, न्यू ईयर पर तो अगर आप देखोगे तो जितने भी यहाँ पर हिमाचल में होटल्स है वो सारे सोल्ड आउट जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वेरीज है। 1 महीने पहले, 2 महीने पहले ही मेरे पास बुकिंग आ चुकी थी। और अभी जैसे कि हम यहाँ पर इस रिजॉर्ट में हैं तो यहाँ के 42 रूम्स है वो भी सोल्ड आउट है। तो भारत में भीषण ठंड और घने कोहरे का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन आस्था का ज्वार इस पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। और इसकी तस्वीरें अयोध्या के राम मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और वहां से लेकर मथुरा के बांके बिहारी समेत तमाम बड़े मंदिरों से दिखाई दे रही है, जहां न्यू ईयर से पहले दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा पड़ा। मंदिरों में लंबी कतारें हैं और ऐसा लग रहा है कि भक्त घंटों इंतजार करने का मन बनाकर आए हुए हैं। मंदिर प्रशासन को अभी से ये समझ में आ रहा है कि इस साल न्यू ईयर पर सबसे बड़ी चुनौती भीड़ को मैनेज करने की होगी, हादसों को टालने की होगी और सुरक्षा इंतजाम की होगी। और यही वजह है कि कई मंदिर श्रद्धालुओं के लिए अभी से एडवाइजरी जारी करने में लगा हुआ है। और अगर आपका भी किसी मंदिर में जाने का, दर्शन करने का प्लान है तो आपको रिपोर्ट देख कर जानी चाहिए और वहाँ से जो एडवाइजरी वगैरह आ रही है उसे पहले से आपके पास उसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको ये बहुत सारी परेशानियों से बचाने में मदद करेगी। हमारी मौजूदगी काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 के बाहर है और यहाँ पर किस तरीके की भीड़ है शिव भक्तों की वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पर्श दर्शन बिल्कुल बंद कर दिया गया है, साथ ही साथ नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। अब देखिए बांके बिहारी का रुख कर चुके हैं और देखिए किस तरह का सैलाब जो है यहाँ उमड़ा हुआ है। सामने देखिए कतार बंद श्रद्धालु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो लगभग 1 से 1.5 लाख दर्शनार्थी रोज श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि जो देश के बड़े मंदिर हैं वहां पर इस साल जो नए साल के मौके पर कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। जरा एक बार उस पर भी नजर डालिए। साल 2025 में न्यू ईयर के मौके पर अयोध्या राम मंदिर में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे और कहा जा रहा है कि इस बार ये आंकड़ा
8 लाख के पार जा सकता है। फिर इसी तरीके से पिछले साल न्यू ईयर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में करीब 6 लाख श्रद्धालु आए थे और वहां भी कहा जा रहा है कि इस बार ये आंकड़ा 8 लाख के पार जा सकता है। और इसकी वजह यह है कि राम मंदिर बनने के बाद से ही ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि अयोध्या आने वाले ज्यादातर भक्त काशी भी दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। तो अगर अयोध्या में 8 लाख के आसपास श्रद्धालु आने की उम्मीद है तो ये माना जा रहा है कि काशी में भी कमोबेश इतने ही लोग आएंगे। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में पिछले साल न्यू ईयर के मौके पर करीब 2 लाख भक्तों ने दर्शन किया था और वहां इस बार 2 से पिछली बार तो हमने देखा था कि 2 दिन तक 2.5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है वो बढ़कर के 3 लाख के पार जा सकता है और पिछले बार के से कहीं ज्यादा भीड़ इस बार हो सकती है। बांके बिहारी मंदिर दिल्ली एनसीआर के बहुत पास है और यहां से सिर्फ 2-2.5 घंटे की दूरी पर है, इसलिए बड़ी संख्या में दिल्ली से भी भक्त वहां पहुंचेंगे, ऐसा मंदिर प्रशासन का अनुमान है। अब उज्जैन के महाकाल मंदिर की बात करते हैं। पिछले साल न्यू ईयर पर यहां 1.5 लाख भक्त जुटे थे और इस बार कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच सकता है। तो यह अनुमान क्यों लगाया जा रहा है और इसके लिए आज आपको 4 तस्वीरों को जरा देखना चाहिए जो अयोध्या, काशी, वृंदावन और उज्जैन से आई हुई है। और जरा इन तस्वीरों को देखिए, इसे न्यू ईयर का ट्रेलर कहा जा रहा है। अयोध्या, काशी और उज्जैन में तो भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ की एक तरीके से बंदोबस्त और उसकी तैयारियों के लिए प्रशासन पहले से सचेत है, लेकिन मथुरा वृंदावन प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। और देखिए अभी से वहां जिस तरह की भीड़ भाड़ दिख रही है, जितनी बड़ी संख्या में वहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कहा जा रहा है कि जब नया साल का मौका आएगा तो जो भीड़ होगी इससे कई गुना ज्यादा होगी। वृंदावन की गलियों, सकरे रास्तों पर बेहिसाब भीड़, मतलब ये कि आप समझिए कि जो फिजूल की जो परेशानी होती है भीड़ की वजह से वो तो होगी, लेकिन भगदड़ का जो डर रहता है, खतरा रहता है, वो अपने आप में भी एक बड़ी चुनौती है। 2022 में हमने देखा था कि जन्माष्टमी में इसी तरह के ऐसे ही भीड़ भाड़ के मौके पे किस तरह की स्टैम्पीड की घटना हुई थी। और इसी साल पिछले महीने बांके बिहारी मंदिर में धक्का मुक्की के हालात बन गए थे। ऐसे में बांके बिहारी मंदिर और मथुरा वृंदावन प्रशासन ने भक्तों के लिए एक एडवाइजरी जारी की और कहा है कि भक्त 5 जनवरी के बाद ही मथुरा वृंदावन आने का प्लान करें। यानी कि अगर आपने अभी तक प्लान नहीं किया है तो आपको 5 जनवरी के बाद ही वहां जाने का, दर्शन करने का प्लान करना चाहिए। और अगर आप स्थगित कर सकते हैं, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है, तो फिलहाल अपनी यात्रा स्थगित करें। अभी पिछले सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से जो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि प्रतिदिन 4-5 लाख श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और जो हमारा 1 तारीख का और 31 तारीख का रहेगा तो उसमें काफ़ी संख्या और इससे ज़्यादा भी बढ़ जाती है। इसको देखते हुए हम श्रद्धालुओं से, आम जन से अपील भी करेंगे कि इस भीड़ भाड़ वाले दिनों में जो काफ़ी वृद्ध व्यक्ति हैं, बीमार हैं या बच्चे हैं, वो थोड़ा यहाँ आने से उनको परहेज करना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पर्याप्त व्यवस्था बना के रखी है। इस तरीके से हम लोग प्लान किए हैं कि किसी को असुविधा ना आए पूरे वृंदावन क्षेत्र में। तो इस अपील के बाद भी मथुरा वृंदावन में अभी आए भक्त हिलने को तैयार नहीं है। ज्यादातर भक्त यही इच्छा जता रहे हैं कि वो एक बार नहीं बल्कि हो सके तो उनको 2-2 बार दर्शन का मौका मिल जाए। और यही वजह है कि मथुरा वृंदावन की गलियां अभी से खचाखच भरी हुई हैं। बांके बिहारी मंदिर से नवभारत संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। देश और दुनिया के लोग अब देखिए बांके बिहारी का रुख कर चुके हैं और देखिए किस तरह का सैलाब जो है यहाँ उमड़ा हुआ है। हर कोई चाहता है कि कैसे भी उन्हें बस अपने आराध्य, अपने भगवान के एक झलक पा जाए और उनके दर्शन हो जाए। इसीलिए देश और दुनिया के लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं अब आपको बता दूं कि नव वर्ष का जो मौका होता है यहाँ पर हर वर्ष इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। हर कोई बस एक झलक पाने के लिए यहाँ आतुर दिखाई दे रहा है। इसी से ही नई शुरुआत होती है, इनसे ही नया दिन है, नई शाम है, नई रात है, इनसे ही हम सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं नया। आपने लड्डू गोपाल हाथ में लिए हैं, अभी लिए हैं क्या? वृंदावन से ही लिए हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन भी किए हैं, इनके छींटे भी लिए हैं और ये माला भी इन्होंने दी है। किस तरह आप सेलिब्रेट करते हैं? आप जो बच्चे हैं वो नए नए अंदाज में सेलिब्रेशन करते हैं नए साल का, लेकिन आप बांके बिहारी की शरण में आए, कैसा लग रहा है? पहले हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जितना हमें न्यूज़ आ रही थी कि आप वृंदावन मत आए
तो हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमें दर्शन होंगे, बट आज बिहारी जी ने हमें 2 बार दर्शन कराए हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे तरीके से, इतना रश था फिर भी हमने 2 बार ही दर्शन किए। शाम को हम फिर आएंगे। एक्चुअली हम नया साल भगवान के साथ मनाने वाले हैं, सो स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं उनका दर्शन लेके। सो बस यही कहना चाहेंगे कि राधे राधे। अभी वो जो कल्चर है वो चेंज हो गया है। अभी टीवी वाला पिक्चर वाला नहीं है, अभी भगवान है, प्रेमानंद जी महाराज है, देवकीनंद जी महाराज है, ये सब उनकी कृपा है। जो तरुण पीढ़ जो जवान है वो अभी सब भगवान की तरफ। तो बांके बिहारी मंदिर के लिए तो एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों के सैलाब को मैनेज करने का जो प्लान है उस पर काम शुरू हो गया है। न्यू ईयर का इंतजार और काशी जो विश्वनाथ मंदिर है वहां पर किस तरीके से सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। 24 दिसंबर से 3 जनवरी तक स्पर्श दर्शन को बंद कर दिया गया है, यानी श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ को स्पर्श करके पूजा नहीं कर सकेंगे। वो बैरिकेटिंग से कतार में आकर सिर्फ झांकी दर्शन कर सकेंगे, यानी कि दूर से ही शिवलिंग का दर्शन कर पाएंगे। फिर 3 जनवरी तक वाराणसी में वीवीआईपी और वीआईपी जो दर्शन होता था वो भी टिकट नहीं मिलेगा और न ही प्रोटोकॉल के तहत किसी को दर्शन कराया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए एक्स्ट्रा गेट, वेटिंग एरिया और अलग एंट्री एग्जिट रूट बनाए गए हैं। मंदिर परिसर में 45 से ज्यादा ड्यूटी पॉइंट्स बनाए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से मंदिर परिसर और घाटों और गलियों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। भीड़ को मैनेज करने के लिए वाराणसी को कई सेक्टर्स में बांट दिया गया है और सब पर अलग अलग बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। शहर में एक्स्ट्रा पुलिस, पीएसी, एनडीआरएफ और वाटर पुलिस की तैनाती की गई है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से ही 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए रात से ही लाइनें लग रही है। 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसके बावजूद न्यू ईयर पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का रेला कैसे पहुंच रहा है वहां जरा एक बार तस्वीरों के जरिए देखिए। तो बाबा विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाने वाली वाराणसी की हर गली आज ऐसा लग रहा है कि हर तरफ लोग ही लोग हैं। वाराणसी जिला प्रशासन के मुताबिक 25 दिसंबर से 28 दिसंबर की रात तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का दर्शन कर चुके हैं और यहां भी जिला प्रशासन श्रद्धालुओं से आग्रह कर रहा है कि भारी भीड़ और ठंड मौसम को देखते हुए बुजुर्ग, बीमार और बच्चे दर्शन यात्रा से परहेज करें। जो वाराणसी आ रहे हैं अपने साथ कम से कम सामान लेकर आएं, लेकिन भक्त हैं कि हर मुश्किल उठाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। देखिए हमारे संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट कि नए साल यानी 1 जनवरी और 2 जनवरी पर लगभग 10 से 15 लाख की संख्या में जो लोग होंगे, जो श्रद्धालु होंगे, वो वाराणसी पहुंचेंगे। तो ऐसे में जो उसकी तस्वीरें हैं वो अभी से इस वक्त नजर आ रही है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे कि जो लोग सरकार कहाँ से आप आए? हम आए कलकत्ता से न्यू ईयर मनाने के लिए? नहीं, दर्शन के लिए। न्यू ईयर पे आप लोग ने मंदिर ही क्यों चुना? नहीं, ये तो बनारस तो मतलब यहाँ का वर्ल्ड फेमस है पूरा, तो यहाँ तो आना ही है। और पहले न्यू ईयर पे लोग गोवा जाते थे, मनाली जाते थे, शिमला जाते थे, लेकिन अब बाबा के नहीं, मैं बाबा का भक्त हूँ तो मुझे तो न्यू ईयर इन्हीं के साथ बिताना है। न्यू ईयर इन्हीं के साथ, बाबा के साथ ही मनाना है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आए हो? हम लोग भी कलकत्ता से ही है। हाँ, लेकिन बनारस को चुना, उसके पीछे की क्या खास वजह है? आज बाबा ने बुला लिया, इतने साल बाद सबको बुला लिया। बहुत स्पेशल है सबके लिए। तो नए साल के मौके पर जो भारत के बड़े धार्मिक स्थल हैं वो भी कैसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं, ये तस्वीरों में आपने देखा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप भी इनमें से किसी बड़ी धार्मिक जगह पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहां से जो एडवाइजरी सामने आ रही है उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर कट में आपको अगली स्टोरी दिखाते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि मोदी सरकार का वो फैसला क्या है जिसने चीन और पाकिस्तान को खौफ में डाल दिया है। तो 2025 में दुनिया में युद्ध के कई बड़े मोर्चे खुले रहे। भारत ने 26 साल बाद पाकिस्तान को फिर से सबक सिखाया और 2026 की शुरुआत भारत एक नए मिशन के साथ करने जा रहा है। मिशन है भारतीय सेना की ताकत को एक नई ऊंचाई पर ले जाना, ऐसी ऊंचाई पर जहां से दुश्मनों के लिए हमारी तरफ आंख उठाकर देखना भी एक बड़ी चुनौती हो।
भारत कैसे अपनी थल सेना, वायुसेना और नौसेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने का बड़ा मिशन शुरू किया है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले भारत के रक्षा मोर्चे से आई एक आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। पिनाका, ये नाम आपने सुना होगा, वही रॉकेट लॉन्चर जिससे पाकिस्तान की घिघी बंध जाती है। और क्यों, ये पिनाका के फायर पावर की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। अब यही पिनाका और ताकतवर बनकर सामने आने वाला है। पिनाका का अपग्रेडेड वर्जन अब 45 किलोमीटर की बजाय 90 किलोमीटर तक दुश्मनों को ध्वस्त कर सकता है और जल्द ही इसे 120 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। यानी लाहौर तो छोड़िए, पाकिस्तान के कई बड़े शहर पिनाका की जद में हों। आज मोदी सरकार की DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 80,000 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी और उसमें पिनाका का अपग्रेडेड वर्जन भी शामिल है। पूरी तरह स्वदेशी पिनाका एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसे DRDO ने डिजाइन किया है, इसे डेवलप किया है। और इसके अलावा जो 80,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई DAC के जरिए, उसमें T-90 टैंकों का मिड लाइफ स्वदेशी ओवरहॉल करने का भी प्लान है। MI-17 ने हेलीकॉप्टर को अपग्रेड भी करने का प्लान है। साथ ही कई नई मिसाइलें खरीदने और उसे अपग्रेड करने की भी योजना है। 2026 से पहले भारत के सबसे भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर की तरफ से इसी बीच एक बहुत शानदार ऑफर भी आ चुका है। रूस ने Su-57 फाइटर जेट को लेकर एक कमाल का ऑफर दिया है। कहा यह है कि भारत के लिए Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट का पूरा पैकेज रेडी है। अगर हम ऑफर कबूल करते हैं, यानी कि भारत ऑफर कबूल करता है, तो राफेल से आधी कीमत पर हमें रशियन फाइटर जेट मिल सकता है। इतना ही नहीं, रूस ने भारत को Su-57 की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने और लोकल प्रोडक्शन करने का भी ऑफर दे दिया है। यानी भारत चाहे तो अपने देश में ही ये फाइटर जेट बना भी सकता है और उसका एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जैसा कि ब्रह्मोस के साथ हम कर रहे हैं। रूस का भारत को ऑफर क्या है, एक बार जरा सुनिए। तो रूस कह रहा है कि भाई ले जाओ, आधी कीमत पर ही ले जाओ, चाहो तो अपने ही देश में बना लो। गजब का ऑफर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत रूस के इस ऑफर को स्वीकार करेगा। यह सवाल इसलिए है क्योंकि भारत ने फिलहाल इस लड़ाकू विमान पे कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। फिर भी रूस बार बार भारत को अपने इस लड़ाकू विमान का ऑफर दे रहा है। तो जरा यह समझ लेना जरूरी है कि रूस का Su-57 लड़ाकू विमान किस तरह का है और कितना ताकतवर है। तो सुखोई जो 57 है वो 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है, यानी कि आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता, दुश्मनों के एयर डिफेंस को चकमा देकर हमला करने में सक्षम है, सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है और सबसे बढ़कर हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को अपने साथ ले जा सकता है। वो मिसाइल जो आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेजी से उड़ान भरती है और हिमालय जैसे इलाकों के लिए बहुत परफेक्ट है। 20,000 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और सबसे बड़ी बात है कि पायलट को 360 डिग्री व्यू मिलता है और बहुत तेजी से मोड़ ले सकता है, मैनूवर कर सकता है, जिससे कि डॉग फाइट में इसे एक बढ़त मिलती है। तो बहुत सारी तमाम क्षमताओं से लैस है लड़ाकू विमान। अब भारत इस ऑफर के साथ क्या करता है, इसे स्वीकार करता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो क्लियर कट में आज इतना ही।